नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वही महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस आंख तरे रही है। लगातार एक के बाद एक नेता जो है बातें कर रहे हैं कि 80 सीट इतनी चाहिए, कोई 100 की दावा कर रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर है कि वीआईपी सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का दावा कर दिया है कि हमारी यानी कि वीआईपी की बातचीत हो गई है कि वीआईपी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार बनती है तो उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी। ये तमाम जो बातें हो गई अभी चुनाव से पहले ही तय हो गया। हालांकि महागठबंधन की बात करें तो औपचारिक तौर पर ये सारी बातें नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त मेरे साथ बाबा है। बाबा, क्या लगता है, एक दल जो है वीआईपी दावे कर रही है कि हमारी बातचीत सबकी जरूरी है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो आंख तरे रही है, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या लगता है महागठबंधन में किस ओर जा रहा है महागठबंधन? बिरजू, सबसे पहली बात तो ये कि जहां एक तरफ एनडीए में आप देख रहे होंगे बहुत सारी बातें अभी खुल करके सामने नहीं आई हैं। बहुत कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। कोई अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बातें कर रहा है। लेकिन महागठबंधन जो एकदम बिल्कुल ही शांत और चुप है, भीतर ही भीतर अपनी तैयारियां कर रहा है। इसमें आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने औचक निरीक्षण किया था वीआईपी की पार्टी का। आपने देखा होगा किस तरह से राजीव मिश्रा के साथ उन्होंने पूरा अपना वर्चुअल स्टूडियो के साथ साथ क्या तैयारियां उनकी चल रही हैं उन्होंने दिखाया। और जो तैयारियां उनकी लग रही हैं, उस तैयारी से एक बात तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो पूरी तरह से मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी तैयारियां थी, ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा अगर कॉन्फिडेंट कोई है तो वो मुकेश सहनी है। इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि मुकेश सहनी बहुत ही ज्यादा लाइव रहते हैं, मतलब उनके सकारात्मक विचार हैं। दूसरा, उनके साथ राजीव मिश्रा के जुड़ने से और सकारात्मक विचार आ गए हैं, क्योंकि राजीव मिश्रा एक मजे हुए पत्रकार रहे हैं और राजनीतिज्ञों को बहुत करीब से देखने का उन्हें मौका मिला है। जिस तरह से उन्होंने वर्चुअल स्टूडियो सेट किया, मैं चाहूंगा कि वीडियो एडिटर उस वर्चुअल स्टूडियो का थोड़ा सा दिखा दे कि किस तरह से उन्होंने सारा कुछ तैयारी की है, कैसे वो लोगों से संवाद करेंगे, कैसे आम जनता से जुड़ेंगे और बातों को कैसे वो आम जनता तक रखेंगे। ये बातें महत्वपूर्ण है। लेकिन जो उनका दावा है कि हमारे बीच में सब कुछ तय हो गया है, अब इस पर वो कितना कॉन्फिडेंट है वो उनकी बातों से तो स्पष्ट लग रहा है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। आप अगर बात करें कांग्रेस की जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी है, उसके तरफ से भी कुछ नहीं आया है। आपने आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके तरफ से भी कुछ नहीं आया है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से मांझी अलग हो गए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और चौथा जो बात है वो ये है कि आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से आरएलएसपी एकदम चुपचाप है। हालांकि माधव आनंद ने भी इन सब बातों पर हमारी बातें जब हुई तो उन्होंने कहा, आपने खबरें भी की हैं कि माधव आनंद भी काफी डिटरमाइंड है और जो बातें मुकेश सहनी कह रहे हैं बिल्कुल वही बातें माधव आनंद के जहन में भी है और वो भी इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और हम सब तय कर चुके हैं कि हमें आगे क्या करना है, चुनाव जीतने के बाद हमें क्या करना है। और चुनाव जीतने के 2 साल के अंदर में मात्र हमें 24 महीने में बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को ये बता देना है कि हम आने वाले बाकी के महीनों में, मतलब 60 महीनों में हम बिहार को कैसे बदलेंगे। पूरी युवा राजनीति की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जिनको स्वीकार कर लिया है दोनों ही दलों ने, वो तेजस्वी यादव को युवा नेता के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह की बातें मुकेश सहनी ने लॉकडाउन के पीरियड में हमारी बातें जब हुई थी तब कहा था कि हम किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से, हमने आपको दिखाया भी था उस दौरान कि किस तरह से मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया कि जो आज हमारे लिए आपदा है उसे हम अवसर में कैसे कन्वर्ट करें, ये योजना हम बना चुके हैं। हमने कई बार प्रयास किया कि नीतीश कुमार से भी इन विषयों पर चर्चा करें, लेकिन वो समय ही नहीं देते हैं। इसी संदर्भ में आपको मैंने पहले भी बताया था और याद होगा भारत लाइव के दर्शकों को, बिहार की जनता को, कि मैंने जब श्याम रजक उद्योग मंत्री हुआ करते थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि माधव आनंद उनसे मिलने का कई बार समय मांगे थे। नीतीश कुमार से उन्होंने बात किया था कि नीतीश कुमार जी आप, जैसा कि हमें जानकारी माधव आनंद ने दिया कि उन्होंने सरकार से कई बार आग्रह किया कि मेरे पास योजना है जिससे बिहार में रोजगार का सृजन हो जाएगा, जहां जो उपज है, कृषि के चीजें उपज होती हैं, उसको ले करके उस योजना को अगर हम अमल करते हैं तो बिहार के लोगों को बाहर जाने और पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अधिक से अधिक रोजगार सृजन हम यहाँ कर सकते हैं। सेम यही बातें मुकेश सहनी भी करते हैं और यही वो कारण है कि पूरी तरह से डिटरमाइन है कि जब सरकार बनेगी तो पूरी योजना उन्होंने डिस्कस कर लिया है, तेजस्वी यादव के साथ, माधव आनंद के साथ, राजीव मिश्रा के साथ और मुकेश सहनी के साथ। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हो गई है और कहीं ना कहीं कमोबेश आप मान के चलिए कि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। अब एक बात इसमें सीट शेयरिंग का जहां तक है, जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के आप समझ सकते हैं कि एक अवसर और आ गया है। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद सीट बढ़े हैं, आप समझ सकते हैं सीट घटता और बढ़ता कैसे है। 243 ही मात्र सीटें हैं, लेकिन उसमें से अगर कोई अलग होता है तो सीटें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं, उसके हिस्से की सीटें बढ़ जाती हैं और वो सीटें निश्चित रूप से उन्हीं लोगों को जाएंगी, क्योंकि आरजेडी ने तय कर लिया है कि उसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। आरजेडी इस बार 140 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के बचते हैं 103 सीट, उन सीटों में आपसी बंटवारा होगा। आप ये मान के चलिए कि 41 सीटें पिछली बार लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव में 41 सीटें थी कांग्रेस के पास, उससे कम में तो नहीं लड़ेगी, उससे ज्यादा ही सीटें होंगी। शेष जो सीटें बचती हैं तो हो सकता है कि अपने तरफ से आरजेडी कुछ सीटें मुकेश सहनी को दे, लेकिन जो बाकी के शेष सीटें लगभग 103 सीटें बचती हैं उसमें से इन तीनों दलों के बीच में बंटवारा होगा और सभी संतुष्ट होंगे, क्योंकि एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है इस बात को लेकर के कि 2015 में जो वादे जनता से किया गया था महागठबंधन के द्वारा, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसका आरोप कहीं ना कहीं आपने देखा और चिराग पासवान भी लगाया, हमने खबरें भी खिंचवाई हैं कि चिराग पासवान का कहना है कि महागठबंधन के समय में उसकी सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने जो वादे 7 निश्चय के किए थे उस पर तो वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुए हैं और एनडीए की योजनाओं को भी लागू नहीं कर रहे हैं। अब ये सब बातें कहीं ना कहीं बढ़ करके और बड़ा होकर के वहां जा रही हैं और अगर मुकेश सहनी दावा करते हैं तो उनके दावे को आप निरस्त नहीं कर सकते हैं, आप अन्यथा में नहीं ले सकते हैं मुकेश सहनी का दावा। और जैसा कि राजीव मिश्रा से हमारी कई राउंड की बातें हुई हैं, आपने देखा हो कि हमारे चैनल पर भी राजीव मिश्रा ने पूरी योजना रखी थी और उनकी योजना में मुकेश सहनी का छाप नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं जो संपादक नमन मिश्रा के क्रॉस क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया था, उन्होंने बड़ी इंट्रोगेट किया था उनको और पूछा था कि आप कैसे बिहार को बदल देंगे, तो उन्होंने सारी योजनाओं को बताया था और ये भी बताया था कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका खुलासा हम नहीं करेंगे, पर जब हम सत्ता में आएंगे बिहार की जनता हमको जब पुनः महागठबंधन के रूप में मान्यता देगी, सरकार बनाने का अवसर देगी, तो हम एक अलग और बदले हुए बिहार की तैयारी में लगे हुए हैं, उसे बदल करके दिखाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल, अंतिम सवाल बाबा, कि महागठबंधन में जितने भी दल हैं, अगर हमको जीतन राम मांझी को छोड़ दिया जाए तो सभी दल के बड़े बड़े नेता जो है एक दिल्ली में उन लोगों का मीटिंग लगातार चलता आ रहा है जी। तो हालांकि इन लोगों की बात तो हो रही थी शुरू से, जब महागठबंधन में मांझी जी थे तब बातें शुरू से हो रही थी, जो भी सीट शेयरिंग हो अन्य पहलुओं पर बातचीत हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से मांझी जी को साइड किया जा रहा था और ऐसा लग रहा है कि जैसे सीट बढ़ोतरी की बात आपने कही, तो ऐसा अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी षड्यंत्र के तहत मांझी जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। नहीं बिरजू, मांझी जी के तरफ के लिए कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता है। मांझी जी खुद अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र है। हाँ। आपने देखा होगा कि शुरू से ही जब वो एनडीए में रहे तब भी और जब महागठबंधन में आए तब भी, आप समझिए ना कि नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पार्टी भले ही कुछ कह ले, चाहे जो भी संवैधानिक बातें हों, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाया, एक दलित नेता को कुर्सी पर बैठाने का श्रेय तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन नीतीश कुमार के पीछे भी इसकी मंशा रही होगी। नीतीश कुमार इसलिए बैठाए होंगे कि वो उनके हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उनके पास जनाधार कम था। ये बात नीतीश कुमार भी जानते थे कि वो बहुत बड़ा कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री वाला काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा उनके साथ उदारता नहीं कर सकते, जो हुआ भी बाद में नीतीश कुमार ने जब चाहा तो उन्हें हटा भी दिया। तो ये बातें तो तय हैं कि साजिश की बात जो कर रहे हैं वो महागठबंधन नहीं हो सकती है। उनकी जो सोच जो है ना और उनकी इच्छाएं चाहत बहुत बड़ी बड़ी है। हालांकि वो जैसे ही महागठबंधन में आया उनको पहला गिफ्ट मिला कि उनके पुत्र को एमएलसी का टिकट मिला, और भी पार्टी में लोग थे किसी को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को किया। अब ऐसी स्थिति में भी यदि आप ये चाहते हैं कि महागठबंधन के लोग सबसे ज़्यादा आपको तरजीह दें, लोकसभा में आपको 3 सीटें मिली, क्या कम थी? जहाँ आपको एनडीए में रहते हुए एक ही सीट मिली थी, आपको उतना मान सम्मान नहीं मिला था, उसके बावजूद महागठबंधन ने पूरी तरह से आपकी बातों को माना और अब
ऐसी बातें नहीं कही जा सकती कि महागठबंधन में कोई साजिश हो रहा हो। वो गए हैं, कहाँ गए हैं आप देख लीजिए कि जब गए हैं बाहर तो अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं, किसी ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है कि आप आइए मेरे साथ। हाँ, एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अचका गए कि आप भी यहाँ आए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं और महागठबंधन को उन्होंने एक रास्ता तो जरूर दे दिया है, एक आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया है। जो उनको सीटें मिलती वो सीटें तो अब महागठबंधन के साथियों में ही बटेंगी, ये फायदा जरूर है। बिल्कुल, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया। मुकेश सहनी का दावा पूरी तरह से निराधार नहीं है, क्योंकि उनकी मीटिंग लगातार महागठबंधन के घटक दल है उनके साथ चली आ रही है, उसी आधार पर अपनी बातों को रखी। हालांकि इस बात की औपचारिक तौर पे घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो इंटरनल बातें आई है उसमें मुकेश सहनी ने हमारे साथ इन सभी बातों को रखी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।